की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय में इतिहास का अध्ययन करेंगे। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन नामक हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव है। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग का अध्ययन हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं और आज हमारे इस पाठ का दूसरा भाग है और आज का हमारा प्रकरण है भारत में कंपनी के विभिन्न कार्य। तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा आरंभ करने से पूर्व हम भाग 1 के बारे में कुछ तथ्य याद कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पर पुनरावलोकन नाम से कुछ बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें वो सभी तथ्य और बिंदु समाहित किए गए हैं जो हमने अपने भाग 1 में पढ़े और समझे थे। कौन कौन से बिंदु थे वो? अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा, किस प्रकार जब व्यापारी वर्ग भारत में आए और कंपनी राज्य का शासन हमारे संपूर्ण भारत पर होने लगा। सभी विदेशी कंपनियों के बाद ब्रिटिश कंपनियों ने भारत पर अपना शासन और व्यापार चलाना शुरू कर दिया। उनको नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा भारत में लागू हुआ, उसको हमने अपने भाग 1 में जाना। उसके अंतर्गत बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्लाइव लाइट के द्वारा लगाई गई। इस दोहरी शासन व्यवस्था में हमने जाना था कि मुख्य अधिकार तो कंपनी के रहते थे और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए नवाबों को कह दिया जाता था, जिससे कि उनके पास धन की उगाही के लिए या धन की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन मौजूद नहीं थे और सारा धन वसूल कर कंपनी के व्यापारी ले जाते थे। 1769 और 70 ईस्वी के अकाल के कारण बंगाल में अत्यंत गरीबी और भुखमरी का सामना उस समय जनता को करना पड़ रहा था और कंपनी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना सबसे बड़ा कारण था कि अकाल पीड़ितों को कोई भी राहत नहीं पहुंचाई जा रही थी। और कंपनी के अधिकारी थे, वो जितना भी धन उनको प्राप्त होता था वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए अपने पास संरक्षित कर रखते थे और इस प्रकार कंपनी को घाटा हो रहा था। इन सभी तथ्यों को हमने अपने भाग 1 में जाना था। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो ब्रिटिश सरकार से कंपनी ने ऋण की मांग की और इस ऋण की मांग के कारण उसकी काफ़ी आलोचना हुई। ब्रिटिश संसद में कंपनी के कार्यों को लेकर प्रश्न चिन्ह उठने लगे और मांग की गई कि भारत में वैधानिक विकास कराया जाए जिसके कि अधिकार ब्रिटिश संसद के पास में हो। इस वैधानिक विकास का जब से प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी से उन अधिकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अनेकों धाराएं और नियम कंपनी के अधिकारियों पर लगाई और अपने कुछ अधिकारी भी भारत की संरक्षण और देखरेख के लिए यहाँ पर कार्यरत कर दिए। इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, इन नियमों के अंतर्गत किस प्रकार हमारे भारत पर हुआ, इसको हमने अपने भाग 1 में समझा था। आप इस चित्रावली को भी देखकर आपको अपने भाग 1 की एक बार पुनरावृत्ति करनी है। आइए देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, इसको हमने अपने भाग 1 में देखा था। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की थी। कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे और नवाबों के पास दायित्व, इसको हमने जाना था। 1769 और 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता को अत्यंत कठिनाई हुई और इंग्लैंड में कंपनी के अकाल पीड़ितों को राहत न पहुंचाने के कारणों की बहुत आलोचना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में लाया गया था, इसमें एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। परिषद के क्या कार्य थे? परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार उनको दे दिए गए थे और गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। व्यावसायिक मामलों में भी कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई थी। इसके बाद हमने अपने जितने भी एक्ट लागू हुए उनको जाना था। उन्हीं में से हमने चार्टर एक्ट को जाना था। गवर्नर जनरल बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास, मुंबई, बम्बई जिसका पुराना नाम था, कि प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल जो बंगाल में थे उनके अधीन कर दिया गया। इन सभी को हमने अपने भाग 1 में जाना था और पढ़ा था। आशा है आपको इन सभी
चित्रों को देखकर भाग 1 की याद आ गई होगी। तो अब हम जानते हैं कि आज के अपने इस पाठ के भाग 2 में हम और किन तथ्यों को जानेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ बिंदु दिख रहे होंगे, इनको हम अपनी आज की कक्षा में जानेंगे, जिनमें मुख्य हैं कंपनी शासन के मुख्य आधार क्या थे, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण किस प्रकार शुरू हुए, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए क्या क्या नियम लाए गए, उनमें भूमि सुधार के लिए क्या कार्य किए गए, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इन सबको आज हम अपने इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। और भारतीय उद्योग धंधों का विनाश किस प्रकार हो गया, इसको भी हम अपने इस पाठ के अंतर्गत आज समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कंपनी शासन के क्या क्या आधार थे। सभी चार्टर अधिनियम जो हमने पूर्व की कक्षा में भी पढ़े हैं, उनका यह परिणाम हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण हो गया। अर्थात जो कार्य पहले कंपनी के अंतर्गत आता था वो अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, और ये कह सकते हैं कि हमारे भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। जिस प्रकार किसी भी शासन को चलाने के लिए हमें अलग अलग कार्य क्षेत्रों पर अधिकार करना होता है और समूची व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत पर इन 3 मुख्य आधारों को अपने अधिकार के नियंत्रण में लेकर इन पर कार्य आरंभ किया। कौन कौन से 3 मुख्य अधिकार के उसके आधार थे? नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। इन तीनों को कब्जे में लेकर वो संपूर्ण भारत पर अपना कार्य आसानी से कर रहे थे। राजस्व वसूली। यदि धन नहीं होगा तो किसी भी शासन को चलाना असंभव होगा। इसी बात के तहत ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति उन लोगों ने की थी, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज की नियुक्ति की गई। उस समय की सामाजिक कानून व्यवस्था कैसी थी, इस पर इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, अर्थात मुख्य पदों पर ब्रिटिश निवासी ही अधिकारी के रूप में कार्यरत करते थे और भारतीयों की कोई भी नियुक्ति वहाँ पर नहीं करते थे वो लोग। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं किया था। भारत में जो भी हिंदुओं व मुस्लिम समुदाय के जो भी कानून या उनके रीति रिवाज या विवाह संबंधी जो भी कानून थे, उसमें उन लोगों ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। अर्थात ये जैसे चलते थे वैसे ही आगे भी उनका कार्य आगे बढ़ता रहा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर ही न्याय किया जाता था। यदि धर्म संबंधी या रीति रिवाजों संबंधी कोई भी विवाद आता था तो उसका निर्णय जो पूर्व प्रचलित धर्मानुसार कानून होते थे उनके आधार पर ही न्याय किया जाता था। अब बात आती है न्यायपालिका की। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। जैसा कि आप जानते हैं, विवादों को निपटारा करने के लिए हमें जिला अदालतों या प्रांतीय अदालतों की आवश्यकता होती है। जैसे कि न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया जाता है, उसी प्रकार उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया। लेकिन उस समय भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। जो कानून यूरोपीय अधिकारियों या निवासियों के लिए थे, उनसे अलग भारतीयों के लिए कानून बनाए गए थे। अर्थात भारतीयों के लिए कुछ और नियम थे और यूरोपियों के लिए कुछ और तो और उनके लिए निर्णय करने वाले न्यायाधीश भी अलग थे। यदि कोई विवाद कंपनी, ब्रिटिश अधिकारी या यूरोपीय व्यापारियों या अधिकारियों के मध्य या सैनिकों के मध्य होता था तो उसके लिए अलग न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे और भारतीयों के विवादों के लिए अलग न्यायाधीश थे। अर्थात आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार अपने अधिकार और नियमों को अपने हित में संरक्षित रखा और सुरक्षित रखा, और भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने कानूनों में भी इस तरीके के परिवर्तन किए
जिससे कि समस्त सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में बनी रहे। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से स्पष्ट है। उच्च प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण। जिस प्रकार आज हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में, अनेकों प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अनेकों प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार उस समय भी शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषा तथा परंपराओं की शिक्षा देने के लिए 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई, किंतु उसकी परीक्षा कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। यदि भारत का कोई निवासी वहाँ जा सकता था तो ही वो ये परीक्षा दे सकता। उस परीक्षा की प्रणाली किस प्रकार की थी, आइए जानते हैं उसको। 1853 ईस्वी में इस परीक्षा में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी। जब ये परीक्षा आरंभ की गई तो इसकी उम्र 23 वर्ष रखी गई, किंतु बाद में 1863 ईस्वी में संशोधित कर ये उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी गई और पुनः एक बार 1876 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अतः आपने देखा ये उम्र के जो है 3 बार इसमें संशोधन किए गए, पहले 23 वर्ष, फिर 21 वर्ष और फिर 19 वर्ष। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार की भाषा थी, लेकिन परीक्षा का माध्यम इसी भाषा को बनाया गया, अर्थात भारतीयों के लिए अत्यंत कठिन था विदेशी भाषा में इस परीक्षा को पास करना। भारत के जितने भी नागरिक थे उनका सेवा में चयन हो पाना इस वजह से अत्यंत कठिन हो गया। जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था वो इस सेवा में चयनित नहीं हो पाते थे। आप देख पा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, कुछ हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के आपको अक्षर दिख रहे हैं। आजकल तो हम सभी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और इसको सीख रहे हैं, किंतु जब ब्रिटिश सरकार, उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, तब ये भाषा हमारे देश में उतनी प्रचलित नहीं थी। शिक्षा और सामाजिक सुधार, इसके बारे में जानते हैं। 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की गई और 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए कुछ नए प्रारूप लाए और उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। हमारे देश के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि को सीखे। आजकल भी, वर्तमान समय में भी हम सब ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी विधा से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, परिचित होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमें भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। और राजा राम मोहन राय भी मानते थे कि उस समय अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। यदि ब्रिटिश सरकार शिक्षा में कुछ आगे नए संशोधन कर रही है, नए व्यवस्था बना रही है, तो उसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। और भारतीय तभी उन्नति कर पाएंगे जब उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा, क्योंकि संपूर्ण सत्ता उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, तो उनकी भाषा में ही ज़्यादातर अधिकारी और प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था चल रही थी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ चित्रों के माध्यम से हमने अंग्रेजी और विज्ञान को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के समय में भी अंग्रेजी और विज्ञान हमको आगे बढ़ने में अत्यंत मदद कर रही है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की, क्योंकि वो मानते थे कि जो सत्ता में है, यदि उनकी भाषा अपनाई जाएगी तो देश के निवासी आगे उच्च पदों पर पहुंच सकेंगे। उनके द्वारा एक पत्र अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में 11 दिसंबर सन 1823 ईस्वी को लिखा गया। जैसे कि जो उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रणाली अपनाई थी, उसमें अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम बनाया गया था और अंग्रेजी भाषा न जानने वाले उस परीक्षा को नहीं पास कर सकते थे, जिससे शासन व्यवस्था के अधिकारी पद पर पहुंचने का सारे मार्ग बंद हो चुके थे। अतः अंग्रेजी शिक्षा की मांग की गई।
और ऐसा एक पत्र आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखने को मिलेगा। अब अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, आइए जानते हैं उसके बारे में। अंग्रेज सरकार यह समझती थी कि भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। यदि कोई भी शासन व्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसके लिए उनकी मूल भाषा का कार्य होना जरूरी है, मूल भाषा में कार्य को आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। ब्रिटिश निवास या जो भी कंपनी के अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार के, चूँकि उनकी मुख्य भाषा अंग्रेजी ही थी, इसलिए वो चाहते थे कि समस्त कार्य अंग्रेजी में है और भारत में शासन चलाने के लिए उनको अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, आप चित्र भी देख पा रहे हैं लॉर्ड मैकाले का बना हुआ है, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, अर्थात इन्होंने अंग्रेजी माध्यम को आगे बढ़ाया। इसके अंतर्गत फारसी, जो हमारे भारत में उस समय शिक्षा की मूल भाषा, ज़्यादातर पुस्तकों में या ज़्यादातर समाचार पत्रों में फ़ारसी का प्रयोग किया जाता था, उसका स्थान अब अंग्रेजी ने ले लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग की वृद्धि हुई। धीरे धीरे जो पूर्व की भाषाएं जो प्रचलन में थीं उनकी जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। आप देख पा रहे हैं हमारे आज के वर्तमान समय में भी हम सभी अंग्रेजी भाषा को अपने दैनिक व्यवहार में नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते रहते हैं। भूमि सुधार। अंग्रेजी सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, जिसको हम भूमि कर भी कहते हैं, वसूल करने के तरीकों पर भी विचार किया। जैसे कि यदि अगर वो कर नहीं लगाते तो उनको धन की प्राप्ति नहीं होती, तो अंग्रेज़ों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करों की व्यवस्था की, जिन्हें हम मालगुजारी कहते हैं, और ये भूमि पर लगाए हुए कर होते थे और ये भारतीय जिनकी भूमि होती थी उनसे वसूला जाता था। वारेन हेस्टिंग्स नामक एक ब्रिटिश ने यह नियम बनाया कि गांवों में मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दिया जाए, अर्थात चूँकि भारत एक विशाल देश था और प्रति गांव से उन्हीं के किसी ग्रामीण को यह कार्य दिया जाना चाहिए। यदि मालगुजारी वसूल करने का काम ठीक से ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए, अर्थात ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को चुनती थी जो उनका कार्य कर सके और कर वसूल कर सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में अनेकों सुधार किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में, जो कर वसूलने की प्रथा थी, इसमें अनेकों बाद में सुधार किए। स्थायी बंदोबस्त लागू। कौन कौन से सुधार किए गए उन पर एक नज़र डालते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया, अर्थात जो सबसे ज़्यादा कर वसूल कर लाएगा उसको उन्होंने जमींदार घोषित किया और उसके बाद उसी के पुत्र को अगला जमींदार बना दिया। यही प्रथा जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। जो लोग ज़मीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व, उनका मालिकाना हक तभी तक उनके पास रहता जब तक कि वो मालगुजारी देते रहते थे। जैसे उस समय जिन लोगों की ज़मीन थी, जब तक वो मालगुजारी देते रहते थे तब तक तो वो उसके मालिक रहते थे। जैसे ही वो कर देना बंद करते थे तो ब्रिटिश सरकार उनकी ज़मीन हथिया लेती थी। ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार उन्हीं के पास था। यह प्रथा किन किन प्रांतों में थी आप देख पा रहे हैं। बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में यह प्रथा प्रारंभ की गई। अब जानते हैं रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत, जिसको हम काश्तकार कहते हैं, को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई, अर्थात 30 वर्षों के लिए कितना धन देना है वो धनराशि निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। अब आप जान सकते हैं यदि अगर आपकी आधी उपज कोई ले जाए तो आपके पास कितना शेष रहेगा। तो ये मुख्य ऐसे कारण थे जो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिकार जमाने के लिए किए और उनको इससे अत्यंत उनके खजाने में भी वृद्धि हुई और धन की भी प्राप्ति हुई।
अब महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। प्राचीन समय में गांवों की व्यवस्था लागू थी और कई गांवों के समूह का जो स्वामी होता था उससे मालगुजारी वसूल की जाती थी। ये कौन कौन से क्षेत्र थे? ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम में और दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र थे। इन समूहों को हम महाल के नाम से जानते थे, इसीलिए इस प्रथा का नाम महालवाड़ी प्रथा रखा गया। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी, अर्थात सरकार जो महाल के स्वामी होते थे उनसे वसूली और उनके साथ इस तरीके के नियमों के लिए कुछ समझौते कर लेती थी। इन सभी प्रथाओं के चलते भारतीय उद्योगों का विनाश लगभग होने लगा था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, जिसमें सूत और कपास मुख्य रूप से थे, और अपने देश ले जाकर मशीनों से इन्हीं से माल तैयार करते थे, जो हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। अर्थात सूत और कपास से जो हाथ से माल तैयार होता था उससे मशीनों से तैयार माल काफ़ी सस्ता होता था, और उसी तैयार माल को वो पुनः ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे, क्योंकि मशीनों की मदद से उत्पादन शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में हो जाता था, और वो अधिक दाम पर उसको भारत में पुनः बेच देते थे। हमारे यहाँ का ही कच्चा माल और उसको उत्पादक सामग्री के रूप में ज़्यादा दाम पर बेच देने की वजह से उन्हें कच्चे माल की सरलता से प्राप्ति हो जाती थी, और उनके उत्पादन बेचने के लिए उन्हें एक समृद्ध बाजार भी भारत के माध्यम से मिल जाता था, और उन्हें दोनों प्रकार से धन की लाभ पहुंच रहा था और धन की व्यवस्था भी हो रही थी। भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योगों के समक्ष इसी कारण फल फूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास मशीनें थीं और कच्चा माल उन्हें सरलता से भारत से मिल जाता था, जबकि भारत में कच्चा माल ब्रिटिश सरकार ले जाती थी। उनके पास कच्चे माल की अनुपलब्धता होने के कारण उनके जो भी भारतीय उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो सभी नष्ट होने की कगार पर आ गए थे। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ स्पष्ट है कि आज तो हमारे पास समृद्धशाली भारतीय उद्योग हैं, किंतु उस समय ऐसा नहीं था। जो भी हमारे उद्योग धंधे थे उन सभी पर हम ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार जमाने के लिए प्रयासरत थी, और लगभग उन पर संपूर्ण अधिकार स्वामित्व कर भी लिया था। ये तो था हमारा आज का पाठ। आज के पाठ में हमने 2 शब्द ऐसे पढ़े हैं जिनको आपने शायद प्रथम बार सुना होगा या उससे पूर्व सुना है। आइए देखते हैं कौन से वो शब्द थे। एक्ट या धारा। आपने अभी हमने चार्टर एक्ट पढ़ा, तो एक्ट किसे कहते हैं? किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून। किसी एक विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को हम एक्ट कहते हैं, या उसे हिंदी में हम धारा कह सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत ये कानून लगाया गया। उसके बाद हमने दूसरा शब्द लिया लगान। कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसको हम लगान कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे भारतीय कृषकों से वसूला जाता था, जबकि वर्तमान समय में हमारी भारतीय सरकार ने कृषकों को अनेकों सुविधाएं दे रखी हैं और इस प्रकार के कर से मुक्त कर रखा है। तो ये तो था हमारा आज का पाठ। भाग 1 और 2 में हमने अनेकों बिंदुओं को जाना है। उसमें भाग 2 में आज के पाठ में हमने क्या जाना? हमने जाना भारत कंपनी शासन के मुख्य आधार क्या थे, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण व्यवस्था किस प्रकार प्रारंभ हुई, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्या कार्य किए, भूमि सुधार, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, इन सभी पर क्या क्या नए नियम और धाराएं लागू की गई, क्या नई व्यवस्था बनाई गई, इस पर हमने इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन किया। भारतीय उद्योग धंधों का किस प्रकार विनाश हो गया। ब्रिटिश सरकार ने नए नए कानून और अधिनियम बनाकर, नई व्यवस्था बनाकर हमारे सभी उद्योग धंधों को लगभग विनाश की कगार पर ला दिया। इन सभी बिंदुओं को हमने अपने आज के इस पाठ के भाग 2 में पूर्ण किया। आइए, हमारा ये पाठ पूर्ण हो चुका है। एक कुछ प्रश्नोत्तरी आपको दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके हम उत्तर जानते हैं।
और देखते हैं कि हमारा पाठ हमको कितना समझ में आया। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे इन प्रश्नोत्तरी को नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये कोलकाता में ही, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यह है हमारा तीसरा सवाल। ये विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। हमारा चौथा प्रश्न, भारत के महान समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति लॉर्ड मैकाले द्वारा लाई गई। मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। रैयत, काश्तकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार द्वारा सौंपा गया। तो ये तो थी हमारी छोटी सी प्रश्नोत्तरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास कार्य। आपके सामने स्क्रीन पर 4 प्रश्न हैं। इन सभी के उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ की मदद से अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। तो आप ये प्रश्न नोट करें। पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में आपको लिखना है। और हमारा चौथा प्रश्न, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी? इन चारों प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और पाठ्य पुस्तक की मदद से इसके उत्तर आपको खोजने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। अब एक और अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपको शब्द दे रहे हैं पीले गोले में और कुछ शब्द दिए हुए हैं हरे गोले में। इनको मिलाकर आपको सही जोड़े बनाने। तो आरंभ करते हैं अपने पहले गोले से। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का सही जोड़ा किसके साथ बनेगा? आइए देखते हैं। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था लागू की गई। दूसरा है रैयत काश्तकार, ये मद्रास के जो काश्तकार थे उनके लिए। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई व्यवस्था। और संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित किया गया। तो हमारे बन गए सारे जोड़े। इन चारों जोड़ों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना लेंगे। आइए एक और अभ्यास कार्य। आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से कुछ वाक्य सही हैं और कुछ वाक्य गलत। आपको वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही अथवा गलत के चिन्ह लगाने हैं। तो आरंभ करते हैं। पहला वाक्य, 1781 ईस्वी में कोलकाता में मदरसा स्थापित किया। क्या ये वाक्य सही है? बताइए। ये वाक्य बिल्कुल सही है। 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की गई। अब हमारा दूसरा वाक्य, राजा राम मोहन राय विज्ञान और तकनीक में विश्वास नहीं रखते थे। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय ने ही ऐसा कहा था कि भारतीयों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और उन्नति कर सकें। फिर हमारा है तीसरा वाक्य, भारतीयों का नागरिक सेवा परीक्षा में चयन बहुत आसान था। क्या इस वाक्य सही है? आइए देखते हैं। ये वाक्य गलत है, क्योंकि उस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी, इसलिए भारतीयों का इसमें चयन होना बहुत कठिन था। और अब हमारा अंतिम और चौथा वाक्य, अंग्रेज तैयार माल को भारत में ज़्यादा दाम में बेचते थे। क्या ये वाक्य सही है? आइए देखते हैं। बिल्कुल सही। वो कच्चे माल को कम दाम पर खरीद कर ले जाते थे और मशीनों से उत्पाद तैयार कर भारत में ज़्यादा दाम में बेचते थे। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। तो ये तो होगा हमारा सही गलत का अभ्यास। अब एक और अभ्यास कार्य करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य लिखे हुए दिख रहे हैं। इसमें कुछ रिक्त स्थान हैं और उनकी पूर्ति कर हम अपने वाक्य को पूर्ण करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला वाक्य। रिक्त स्थान, प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाना है? आइए देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। हमारा दूसरा वाक्य है, नागरिक सेवा परीक्षा का माध्यम भाषा थी। बताइए कौन सी भाषा थी वो?
अंग्रेजी भाषा। नागरिक सेवा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। अब हमारा तीसरा और अंतिम वाक्य, अंग्रेज भारत से रिक्त स्थान ले जाते थे। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आइए देखते हैं। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, तो इनको भरने से हमारे ये वाक्य पूर्ण हो गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली है। आइए अब नोट करिए आज का प्रोजेक्ट कार्य। आपको क्या करना है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से ग्रामीण उद्योग धंधे हैं, इन उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है और उसमें बनने वाले सामानों की सूची क्या है। यानी आपको 3 काम करने हैं। आपको अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्योग धंधों का पता करना है, उनके लिए कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होता है उसका पता करना है, और उनसे क्या क्या सामान निर्मित किया जाता है इसका पता करना है। अर्थात आपको 3 सूची बनानी है और इन 3 सूचियों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये तो है हमारा आज का प्रोजेक्ट कार्य। आशा है आज का हमारा ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। ये भाग 2 भागों में था, भाग 1, भाग 2। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। हमारे आज के दोनों भाग पूर्ण हो चुके हैं। हमारा ये पाठ पूर्ण हो चुका है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। एक नए पाठ के साथ फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।